स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 1 के जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं एंड एक्सरसाइज के वो करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन 1.1 से। फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम सेवरल रेपिटेटिव फिनोमिना अकरिंग इन नेचर विच कुड सर्व एज रीजनेबल टाइम स्टैंडर्ड्स। फर्स्ट क्वेश्चन में वो ये पूछ रहा है कि आपने ऐसे कुदरती अवामिल के बारे में बताना है जो कि अपने आप को एक ख़ास टाइम पीरियड के बाद रिपीट करती हैं। रेपिटेटिव का मतलब होता है कि जो एक ख़ास टाइम पीरियड के बाद अपने आप को रिपीट करें। अब इसमें जो ऐसे अवामिल होते हैं कुदरती जो कि एक ख़ास टाइम के बाद अपने आप को रिपीट करते हैं, उनको हम टाइम स्टैंडर्ड यानी कि टाइम की मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका आंसर जो है वो ये होगा कि ऐसे अवामिल जिसको हम टाइम स्टैंडर्ड के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें सबसे पहले है हमारे पास सन, सूरज का निकलना और सूरज का गरूब होना। आपको पता है कि दिन के वक्त सूरज निकलता है और रात के वक्त सूरज गरूब होता है, तो इससे भी हम टाइम का अंदाज़ा जो है वो लगा सकते हैं। इससे एग्जैक्ट टाइम का तो नहीं आपको पता चल सकता कि दिन का कौन सा टाइम है, वो तो आपको घड़ी से या वॉच से ही पता चलेगा, लेकिन ये है कि इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस वक्त दिन का कौन सा टाइम जो है वो चल रहा है। इसके साथ साथ सेकंड हमारे पास है मून। आपको पता है कि रात के वक्त मून निकलता है और सुबह के वक्त जो है वो चांद गुरूब होता है, तो इसके जो है पोजीशन उससे भी हम टाइम का अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसके अलावा हम वेदर की इंफॉर्मेशन से ले सकते हैं। आपको पता है कि 4 तरह के जो है वो डिफरेंट मौसम होते हैं, तो उनसे भी हम टाइम का जो है वो अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा आंसर ये बनेगा कि कोई भी ऐसा फिनोमिना, कोई भी ऐसे अवामिल जो कि एक ख़ास टाइम के बाद अपने आप को रिपीट करते हैं, उनको हम कहते हैं रेपिटेटिव फिनोमिनास, और इनको हम टाइम स्टैंडर्ड यानी कि टाइम की मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 1.2, गिव द ड्रॉबैक्स टू यूज़ द पीरियड ऑफ अ पेंडुलम एज अ टाइम स्टैंडर्ड। सेकेंड क्वेश्चन में वो ये पूछ रहा है कि अगर हम एक सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड को टाइम स्टैंडर्ड यानी कि टाइम की मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल करना चाहें तो उसके क्या क्या ड्रॉबैक्स यानी कि क्या क्या नुकसानात होंगे। अब इसमें याद रखिए कि हम जो सिंपल पेंडुलम है उसके टाइम पीरियड को टाइम की मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसकी रीजंस क्या हैं? उसकी रीजंस ये आपको गिवन है। सबसे पहले फ्रिक्शन। पॉसिबल है कि जिस जगह पे आप उस सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड मेजर कर रहे हो वहाँ पे एयर फ्रिक्शन हो यानी कि हवा चल रही हो। अब जाहिर सी बात है कि अगर हवा चलेगी तो उससे सिंपल पेंडुलम की जो मोशन है उसके ऊपर भी असर पड़ेगा, तो उससे आपका टाइम जो है वो गलत निकल सकता है। सेकंड जो फैक्टर है इसके अंदर वो है टेम्परेचर का। टेम्परेचर का क्या मतलब है कि अगर गर्मियों की हम बात करें तो आपको पता है कि टेम्परेचर के बढ़ने से लेंथ में इजाफा होता है और टेम्परेचर के कम होने से सिंपल पेंडुलम की लेंथ में कमी होती है। तो चूंकि सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड लेंथ पे डिपेंड करता है, तो इसका मतलब है टेम्परेचर भी टाइम पीरियड पे इफेक्ट करेगा। और तीसरा फैक्टर है ग्रेविटी, यानी कि अगर हम किसी भी सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड कम हाइट पे मेजर करें तो वो कुछ और निकलेगा, और अगर हम उसको ज़्यादा हाइट पे मेजर करें तो वो कुछ और निकलेगा। जैसे कि आपको फार्मूला इसका पता है, T=2π L/G का स्क्वायर रूट। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं, फ्रिक्शन, टेम्परेचर, ग्रेविटी, जिनकी वजह से हम सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड जो है उसको टाइम स्टैंडर्ड के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। नेक्स्ट है क्वेश्चन 1.3, वाई डू वी फाइंड इट यूजफुल टू हैव 2 यूनिट्स फॉर द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, द किलोग्राम एंड द मोल। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की मेजरमेंट के लिए हम आमतौर पे 2 यूनिट्स का इस्तेमाल करते हैं। हम किलोग्राम का भी इस्तेमाल करते हैं और हम मोल का भी इस्तेमाल करते हैं। तो वो इनके बारे में पूछ रहा है कि हम किलोग्राम और मोल ये दोनों जो हैं वो किस वजह से इस्तेमाल करते हैं। तो इसका आंसर ये होगा कि हम दोनों यूनिट्स इस्तेमाल करते हैं क्योंकि दोनों के अपने अपने फ़वाइद हैं। किलोग्राम का इस्तेमाल हम उस जगह पे करते हैं जहाँ पे हमने किसी भी चीज़ को ईजीली अंडरस्टैंड करना हो। जैसे किलोग्राम एक ऐसा यूनिट है जो कि हर किसी की समझ में आ जाता है। अगर आप किसी शॉपकीपर के पास जाएंगे और उसको कहेंगे कि मुझे 5 किलोग्राम शुगर चाहिए, तो वो आप इजीली समझ जाएगा कि इसको 5 किलो जो है वो चीनी चाहिए। लेकिन अगर आप उसको जाके कहेंगे कि मुझे 5 मोल शुगर चाहिए, तो उसको मोल की जो है वो समझ नहीं आएगी। लेकिन मोल का फ़ायदा क्या है कि मोल को हम एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल के अंदर सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों यूनिट्स का अपना अपना फ़ायदा है। किलोग्राम का इस्तेमाल आप वहाँ पे करते हैं
जहाँ पे आपने किसी भी चीज़ को इजीली अंडरस्टैंड करना हो, और मोल का इस्तेमाल आप वहाँ पे करते हैं जहाँ पे आपने एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेशन करनी हो या फिर आपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं उनको कंसीडर करना हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन 1.4। 3 स्टूडेंट्स measured the length of a needle with a scale on which minimum division is 1 millimeter and recorded as। 3 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एक नीडल की लेंथ को मैयर किया और एक ऐसे स्केल के साथ मैयर किया जिसका जो मिनिमम डिवीजन थी वो कितनी थी, 1 मिलीमीटर। तो आपने बताना है कि इनमें से पहला स्टूडेंट जो है वो ये कहता है कि उसकी लेंथ है 0.2145 मीटर, दूसरे ने कहा 0.21 मीटर और तीसरे ने कहा कि नहीं उसकी लेंथ है 0.214 मीटर। आपने बताना है कि तीनों स्टूडेंट्स में से किसने सही रीडिंग बताई और उसकी रीज़न क्या है। तो देखें, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि 3 स्टूडेंट्स हैं, तीनों की रीडिंग्स जो हैं वो डिफरेंट आ रही हैं। आपने ये बताना है कि तीनों में से किसकी रीडिंग जो है वो बिल्कुल ठीक होगी। तो याद रखें कि इसका आंसर ये है कि ये जो थर्ड वाली रीडिंग है हमारे पास 0.214 मीटर, ये वाला आंसर जो है ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। और इसकी रीज़न क्या है, हमारे पास जो स्केल था उसके ऊपर मिनिमम डिवीजन यानी कि उसका लीस्ट काउंट था 1 मिलीमीटर। मिली का मतलब होता है 10⁻³ और -3 का मतलब है कि डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक आप करेक्टली उसको मेजर कर सकते हैं। तो देखें, पहले स्टूडेंट ने डेसिमल के बाद 4 डिजिट लिख दिए, एक उसने एक्स्ट्रा लिख दिया, तो इसका मतलब है कि ये गलत हो गई रीडिंग। दूसरे स्टूडेंट ने जस्ट डेसिमल के बाद 2 डिजिट ही लिखे, 3 उसको लिखने चाहिए थे, तो ये भी गलत हो गया। तीसरा जो है वो बिल्कुल ठीक है क्योंकि डेसिमल के बाद 3 डिजिट आ सकते हैं और उसने भी डेसिमल के बाद 3 डिजिट ही लिखे हैं, तो इसका मतलब है कि ये थर्ड वाली रीडिंग जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 1.5। एन ओल्ड सेइंग इज दैट, एक पुरानी कहावत है, अ चेन इज ओनली एज स्ट्रॉन्ग एज इट्स वीकेस्ट लिंक। कोई भी चेन आप लोगों ने देखी होगी, जंजीर जो है वो छोटी छोटी कड़ियों से मिलकर बनी होती है। तो वो कह रहा है कि पुरानी कहावत है कि एक चेन उतनी देर तक मजबूत होती है जितनी देर तक उसका कोई कमज़ोर कड़ा या कमज़ोर लिंक जो है वो नहीं मिल जाता। जैसे ही उसका कमज़ोर कड़ा मिलेगा तो वो फिर मजबूती उसमें नहीं रहेगी। What analogous statement can you make regarding experimental data used in a computation? वो कह रहा है कि आप इस कहावत को एक्सपेरिमेंट के डाटा के साथ कैसे रिलेट करेंगे। तो देखें, इसके अंदर हम इसको बड़ी इजीली जो है वो रिलेट कर सकते हैं। जैसे एक चेन उतनी देर तक स्ट्रांग होती है जितनी देर तक उसमें कोई कमज़ोर कड़ा नहीं मिल जाता, तो कोई भी एक्सपेरिमेंट की रीडिंग उतनी देर तक करेक्ट होगी या रिलायबल होगी जितनी देर तक उसके अंदर एरर नहीं मिल जाता। यानी कि यहाँ पे हमने चेन को एक्सपेरिमेंटल डाटा के साथ कंपेयर किया और वीकेस्ट लिंक को एरर के साथ कंपेयर किया। तो चेन जैसे उतनी देर तक स्ट्रांग होती है जितनी देर तक उसका कमज़ोर कड़ा नहीं मिल जाता, वैसे ही कोई भी एक्सपेरिमेंट की रीडिंग उतनी देर तक करेक्ट होगी जितनी देर तक उसमें कोई एरर नहीं मिल जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन 1.6। द पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज मेजर्ड बाय अ स्टॉप वॉच। एक स्टॉप वॉच की मदद से आप एक सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड मेजर कर रहे हैं। व्हाट टाइप ऑफ एरर्स आर पॉसिबल इन द टाइम पीरियड। बताना आपने ये है कि उस टाइम पीरियड के अंदर कौन कौन से एरर्स जो हैं वो आ सकते हैं। तो देखें, जब हम सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड एक स्टॉप वॉच से मेजर करेंगे तो उसमें काफ़ी तरह के एरर्स जो है वो पाए जा सकते हैं। जैसे पहला उसके अंदर आ सकता है पैरेलैक्स एरर। पैरेलैक्स एरर क्या होता है, हो सकता है कि स्टॉप वॉच की जो नीडल है वो ज़ीरो के बिल्कुल सामने ना हो, वो ज़ीरो से थोड़ी पीछे हो या ज़ीरो से थोड़ी आगे हो, तो उसके अंदर ज़ीरो एरर, इस पैरेलैक्स एरर को हम कई दफ़ा ज़ीरो एरर भी कह सकते हैं। तो पैरेलैक्स एरर जो है ये इसके अंदर पाया जा सकता है, इससे भी आपकी एक्सपेरिमेंट की रीडिंग गलत निकलेगी। नंबर 2, एयर फ्रिक्शन की वजह से हो सकता है कि जिस जगह पे आप एक्सपेरिमेंट की रीडिंग नोट कर रहे हो वहाँ पे एयर फ्रिक्शन मौजूद हो, तो उसकी वजह से भी आपके एक्सपेरिमेंट की रीडिंग जो है वो उसमें गलती आ सकती है। और तीसरा है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। जैसे हमने पिछले भी एक क्वेश्चन के अंदर देखा, टेम्परेचर के बढ़ाने से सिंपल पेंडुलम की लेंथ में इजाफा होता है और टेम्परेचर के कम करने से लेंथ में कमी होती है। तो अगर लेंथ चेंज होगी तो उसका टाइम पीरियड भी चेंज होगा। तो इसका मतलब है कि अगर आप एक स्टॉप वॉच की मदद से एक सिंपल पेंडुलम की रीडिंग को नोट करते हैं तो उसके अंदर ये एरर्स जो हैं ये पाए जा सकते हैं। नेक्स्ट है 1.7। डज अ डायमेंशनल एनालिसिस गिव एनी इंफॉर्मेशन ऑन द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी दैट मे अपीयर इन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन।
अक्सर आप लोगों ने फार्मूलाज देखे होंगे, V इज इक्वल टू आई आर, ओहम्स लॉ, उसके अंदर R जो है वो कांस्टेंट है। बिल्कुल ऐसे ही आपके पास न्यूटन का लॉ है, F इज इक्वल टू जी m1m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, जिसको हम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं। उसके अंदर G जो है ये कांस्टेंट है। तो क्वेश्चन वो ये पूछ रहा है कि जो डायमेंशनल एनालिसिस है, यानी कि जो डायमेंशंस हैं, क्या ये किसी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को एक्सप्लेन कर सकती हैं, या आसान अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि क्या किसी भी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी की डायमेंशंस निकाली जा सकती हैं। तो देखें, इसमें दो केसेस हैं। पहला केस ये है कि अगर तो उसका यानी कि कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी का कोई ना कोई यूनिट है तो हम उसकी डायमेंशन भी निकाल सकते हैं। लेकिन केस नंबर 2 क्या है कि अगर कोई ऐसी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है जो कि यूनिट लेस है तो वो डायमेंशन लेस होगी, उसकी हम डायमेंशन नहीं निकाल सकते। जैसे केस 1 के अंदर हम देख सकते हैं, आपको मैंने अभी एग्जांपल बताई न्यूटन के लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की, उसमें G जो है वो कांस्टेंट है और उसका यूनिट होता है, G की वैल्यू होती है 6.67 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो इसका मतलब है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर उसका यूनिट है, तो उसकी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी की अगर यूनिट है तो उसकी डायमेंशन भी होगी। लेकिन जहाँ पे देखें आपके पास फार्मूला F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी, इसमें 6 पाई कांस्टेंट है, ना तो 6 का कोई यूनिट होता है ना ही पाई का कोई यूनिट होता है। तो इसका मतलब है कि इस केस में इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी। तो बहुत ही सिंपल सी बात है कि अगर तो कोई ऐसा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है जिसका यूनिट है तो उसकी डायमेंशन भी होगी, और अगर यूनिट नहीं है तो उसकी डायमेंशन नहीं होगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 1.8, राइट द डायमेंशंस ऑफ प्रेशर एंड डेंसिटी। आपको दो क्वांटिटीज गिवन है, आपने इसकी डायमेंशंस निकालनी है। हमने इस चैप्टर का जो लास्ट लेक्चर है उसके अंदर डायमेंशंस के बारे में पढ़ा था, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हम प्रेशर की और डेंसिटी की कैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहले देखें, प्रेशर का हमारे पास फार्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो इसका मतलब है हमें फोर्स की और एरिया की, इन दोनों की डायमेंशंस पता होनी चाहिए। हम यहाँ पे फोर्स की और यहाँ पे एरिया की डायमेंशन पुट करेंगे, उन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास प्रेशर की डायमेंशन निकल आएगी। फोर्स जो है इसका यूनिट होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फोर्स की डायमेंशन निकली mlt-2, किलोग्राम की जगह पे m आया, मीटर की जगह पे लेंथ और सेकंड की जगह पे टाइम। इसी तरह से एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, तो इसकी डायमेंशन आ गई l स्क्वायर। तो देखिए हमारे पास फोर्स की भी डायमेंशन निकल आई, एरिया की भी डायमेंशन निकल आई। इन दोनों को हम यहाँ पे पुट करेंगे फार्मूला के अंदर, तो फोर्स की जगह पे आ जाएगा mlt-2, एरिया की जगह पे आ जाएगा l स्क्वायर। l स्क्वायर जब ऊपर जाएगा तो यहाँ पे एक l जो है वो इस l स्क्वायर से कैंसिल हो गया और इसकी वैल्यू बन गई -1। तो प्रेशर की हमारे पास फाइनल डायमेंशन आ जाएगी ml की पावर -1 t की पावर -2। तो आपने प्रेशर की डायमेंशन निकाल ली। नेक्स्ट है डेंसिटी की। डेंसिटी की डायमेंशन हम कैसे निकालेंगे? डेंसिटी का फार्मूला होता है मैस पर यूनिट वॉल्यूम। मैस को m से डिनोट करते हैं, वॉल्यूम को v के साथ। अब यहाँ पे देखेंगे डायमेंशन ऑफ मैस होती है कैपिटल M और डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम होती है L क्यूब, क्योंकि इसका यूनिट होता है मीटर क्यूब, तो इसकी डायमेंशन निकलेगी L क्यूब। ये दोनों वैल्यूज अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं तो ये आएगा m ओवर L क्यूब। तो यहाँ पे ये जो माइनस का साइन है ये हमने यहाँ पे नहीं लिखना, ये यहाँ पे गलती से जो है वो लिखा गया, आपने इसको जो है वो रिमूव कर देना। ये माइनस का साइन यहाँ पे नहीं आएगा। ये जो L क्यूब बनेगा ये जब ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगी आपके पास ml की पावर -3। तो हमारे पास डेंसिटी की जो डायमेंशन है वो आ जाएगी ml की पावर -3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 1.9, द वेवलेंथ लैम्डा ऑफ अ वेव डिपेंड्स ऑन इट्स स्पीड v ऑफ द वेव एंड इट्स फ्रीक्वेंसी f, नोइंग दैट लैम्डा इज इक्वल टू l। वेवलेंथ की डायमेंशन होती है l, वेलोसिटी की डायमेंशन होती है lt-1 और फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन होती है t-1। ये देखें आपको तीनों की डायमेंशन दी हुई है, वेवलेंथ की भी, वेलोसिटी की भी और फ्रीक्वेंसी की भी। डिसाइड विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। आपने बताना है, ये दो फार्मूलाज आपको गिवन है, f इज इक्वल टू v लैम्डा या फिर f इज इक्वल टू v ओवर लैम्डा। आपने बताना है कि इन दोनों में से कौन सा फार्मूला जो है वो ठीक है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट फार्मूला को जो है वो चेक करते हैं, यानी कि f इज इक्वल टू v ओवर लैम्डा को। इसमें देखें कि हमारे पास v और लैम्डा दोनों की डायमेंशन है, v की है lt-1 और लैम्डा की है l।
अगर हमारी लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन राइट हैंड साइड की डायमेंशन के बराबर आ जाती है तो इसका मतलब है कि आपकी इक्वेशन ठीक है। तो f की जगह पे हम पुट करेंगे t-1, v की जगह पे lt-1 और लैम्डा की जगह पे l। तो देखें लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन राइट हैंड साइड के डायमेंशन के बराबर नहीं आई, तो इसका मतलब है कि आपका ये वाला रिलेशन जो है ये इनकरेक्ट है, यानी कि इसमें गलत है ये। अब दूसरे वाला रिलेशन चेक करते हैं, f इज इक्वल टू v ओवर लैम्डा। इसमें हम क्या करेंगे, v और लैम्डा इन दोनों की डायमेंशंस को यहाँ पे पुट करेंगे। f की डायमेंशन होती है t-1, v की डायमेंशन होती है lt-1 और लैम्डा की होती है l। तो l जो है वो l से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन राइट हैंड साइड की डायमेंशन के इक्वल आ जाएगी। तो इसका मतलब है कि ये वाली इक्वेशन जो है ये हमारी डायमेंशनली करेक्ट है। तो ये थे आपके शॉर्ट क्वेश्चंस। इन शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर्स जो हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। एक दफ़ा मैं आपको जो है वो लास्ट वाला जो क्वेश्चन था 1.8 इसके अंदर करेक्शन करवा दूँ। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये जो l की पावर -3 यहाँ पे ये लिखी हुई है, ये असल में l की पावर +3 है। जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा ml-3। तो इसको जो है वो आपने अपने नोट्स के अंदर जो है वो करेक्ट कर लेना है। तो इन क्वेश्चंस को जो है वो आप लोग नोट करें, इनको समझें अच्छे तरीके से, इनको पढ़ें। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप जो है वो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं।